दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार लक्ष्य जी के क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो आधुनिक भारत का इतिहास, ये सब्जेक्ट चल रहा था और इसमें जो टॉपिक चल रहा था वो था ब्रिटिश का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। और जब भी मैं क्लास शुरू करता हूँ तो उससे पहले ये ज़रूर बताता हूँ कि ये जो टॉपिक है ये यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए, यूजीसी के लिए, एसएससी के लिए, जो इस टाइप के एग्जाम्स है, हरियाणा एसएससी या अदर जो स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उन सब के लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये हमारा जो ब्रिटिश भारत का अर्थव्यवस्था उसका लास्ट टॉपिक है ये आज। उसके बाद ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। और वीडियो शुरू करने से पहले फिर मेरी एक ही रिक्वेस्ट होती है कि लाइक कमेंट शेयर, ये बहुत कम आ रहे हैं और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करते रहें। और आपका एक लाइक कमेंट शेयर हमें मोटिवेशन देता है। मैंने हमेशा ये कहा है कि ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं ये सब मोटिवेशन के लिए कर रहे हैं, इससे कोई मुझे आमदनी नहीं हो रही, लेकिन इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है ताकि वो बच्चे जो मतलब फीस नहीं दे सकते या किसी कारणवश से ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस नहीं लगा सकते भविष्य में भी, अभी तो खैर सभी ऑफलाइन क्लासेस बंद है, लेकिन अगर भविष्य में भी नहीं लगा सकते तो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल क्लासेस हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरुआत करते हैं। और इसी क्रम में जो सबसे पहला टॉपिक है वो भारत में रेलवे का विकास। देखिए, भारत में जो रेलवे का विकास था वो कोई मतलब डेवलपमेंट से रिलेटिवली नहीं था, वो ब्रिटिशों के सैनिक एवं व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति करता था। तो भारत में रेलवे का विकास से प्रेरित न होकर ब्रिटिश व्यावसायिक एवं सैन्य उद्देश्यों से प्रेरित था, इसीलिए भारत में रेलवे का विकास किया गया। तो देखिए, भारत में रेलवे का विकास से प्रेरित नहीं होकर ब्रिटिश व्यावसायिक एवं सैन्य उद्देश्यों से प्रेरित था। दूसरी चीज, जो भारत में रेलवे का विकास है वो कोई एक दिन में नहीं हुआ। भारत में रेलवे का विकास 3 चरणों में किया गया। और ये 3 चरण कौन से हैं? पहला जो चरण है वो है 1850 से 69, ठीक है, 1850 से 69 पुरानी गारंटी प्रणाली। द्वितीय जो चरण है वो है 1869 से 1982 प्रत्यक्ष राजकीय नियंत्रण इसे कहा जाता था। तीसरा जो चरण है वो 1882 से 1924 तक के बीच में है, इसे नई गारंटी प्रणाली के तहत कहा गया है, इसे नई गारंटी प्रणाली। तो इन 3 चरणों में भारत में रेलवे का विकास किया गया कि किस प्रकार से भारत में रेलवे डेवलप हुआ, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे इन 3 चरणों के तहत। तो इसी क्रम में जो पहला है, मैंने अभी बताया कि पुरानी गारंटी प्रणाली 1850 से 69 के बीच में होता है। इसमें क्या था कि निजी कंपनियों की देखरेख में भारत में रेलवे का विकास किया गया था, जबकि जो नियंत्रण था वो सरकार के हाथ में होता था। दूसरी जो चीज़ है, मैंने अभी बताया कि जैसे निजी कंपनियों की देखरेख में था, तो निजी कंपनियों की पूंजी पर भारत की सरकार यानी कि ब्रिटिश सरकार ने इन्हें न्यूनतम वार्षिक ब्याज दर पर गारंटी दी, यानी कि 4.5 से 5% न्यूनतम वार्षिक ब्याज दर पर इनको गारंटी दी गई कि अगर इससे कम लाभ होता है, इससे कम लाभ होगा तो इसकी क्षतिपूर्ति सरकार के द्वारा की जाएगी। यानी कि आपको इतना तो लाभ होगा, अगर इससे कम होता है तो हम जो आपने पूंजी लगाई है तो उस पर 4.5 से 5% हम ब्याज देंगे आपको, तो आप सुनिश्चित रहिए। तो ये जो चीज़ है ये पुरानी गारंटी प्रणाली है। अभी देखिए, अगर मैं आज के कंटेक्स्ट में इसको देखूँ तो जापान से हमारा एक एग्रीमेंट हुआ है, और जापान से एग्रीमेंट ये हुआ है कि वो बुलेट ट्रेन भारत में लाएंगे और हम उनको उनके द्वारा जो पूंजी लगाई है उस पर कुछ 0.05% ब्याज देंगे। तो ये देखिए कितना बड़ा ब्याज है। तो ये एक तरीके से ये कोई अंग्रेजों की जेब से नहीं जाना था, ये भारतीयों की जेब से जाना था, तो उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। लेकिन ये अश्योर किया गया कि हमारे सैन्य उद्देश्य और व्यावसायिक उद्देश्य के लिए अगर रेलवे का विकास जरूरी है तो वो होगा। और इसीलिए निजी कंपनियों को बुलाने के लिए, निजी कंपनियों को भारत में रेलवे लाइन या रेलवे मार्ग बिछाने के लिए प्रेरित करने के लिए उन्हें इतनी बड़ी भारी भरकम ब्याज दर की गारंटी दी गई। तो इसी चीज़ को हम अब देखते हैं। इस प्रणाली के तहत निजी कंपनियों की देखरेख में भारत में रेलवे का विकास किया गया, जबकि सरकार द्वारा इसका प्रत्यक्ष नियंत्रण होता था। दूसरा, सरकार द्वारा निजी कंपनियों की पूंजी पर 4.5 से 5%, ये ध्यान रखिएगा, ये 4.5 से 5% न्यूनतम वार्षिक ब्याज दर की गारंटी दी गई तथा इससे कम लाभ पर सरकार क्षतिपूर्ति उठाएगी। तो ये इस तरीके से भारत में जो पहला चरण था जिसके तहत निजी कंपनियों द्वारा रेल मार्गों का विकास किया गया, ये था। अब दूसरा जो चरण इसी क्रम में आता वो है प्रत्यक्ष नियंत्रण प्रणाली। इसमें क्या होता था, इसमें जो रेल
के मार्गों का विकास था, इसमें रेलवे मार्गों का जो विकास था वो सरकार के द्वारा किया गया, यानी कि निजी कंपनियों की कोई योगदान नहीं था। दूसरी चीज़, जो सरकार द्वारा वित्त की आपूर्ति थी। अब सरकार को पैसा तो चाहिए, तो पैसा कहाँ से लेगा? सरकार ने वित्त की आपूर्ति उधार से की, जिस पर वो 4% ब्याज दर देती थी। 3.5 से 4% की 4.5 से सॉरी तो 4 से 4.5% ब्याज दर देती थी। तो ये एक सबसे, हालांकि ये जो चरण था ये एक अनसक्सेसफुल चरण था, इसमें कोई खास ज़्यादा डेवलपमेंट हुई नहीं, और मतलब कि विफलता ही सरकार के हाथ में लगी। दूसरी जो चीज़ थी कि छोटी रेल लाइनों का विकास किया गया, तो ये सारी चीज़ें थी इसमें। तो ये इस चरण की क्वालिटी थी। इस चरण में सरकार द्वारा रेल लाइनों का निर्माण किया गया। सरकार द्वारा वित्त की जो आपूर्ति है, अभी मैंने बताया, उधार से की गई, तथा जिस पर सरकार 4% की दर से ब्याज देती थी। यह चरण कुल मिलाकर असफल रहा, तथा इस चरण में केवल छोटी रेल मार्गों का ही विकास हो पाया, क्योंकि सरकार के पास इतनी पूंजी नहीं थी, और ना सरकार इतना ज़्यादा कंट्रोल कर सकती थी, देख रेख कर सकती थी कि बहुत तेज़ी से रेल मार्गों का निर्माण किया जा सके। अब इसी क्रम में हम जो तीसरा चरण पढ़ेंगे, और वो नई गारंटी प्रणाली है, उसमें क्या विशेषता है वो सब हम देखेंगे। नई गारंटी प्रणाली 1924, 1822 से 1924 था। आज जो हम PPP मॉडल चलते हैं, सब पढ़ते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो ये मॉडल कुछ इस जैसा ही ये मॉडल था, सरकार एवं निजी भागीदारिता पर आधारित। तो यानी कि यहाँ पे सरकार और निजी दोनों कंपनियों की पूंजी लगी थी। और इसमें जो नई गारंटी प्रणाली है, नई गारंटी प्रणाली में क्या है कि निजी कंपनियों को 3.5 से 4% न्यूनतम वार्षिक ब्याज दर की गारंटी दी गई। यानी कि जब पुरानी गारंटी प्रणाली थी वहाँ 4.5 से 5% थी, अब नई गारंटी प्रणाली में इसे घटा दिया गया। तो यही इसमें मतलब इस चरण की विशेषता थी। तो ये है कि नई गारंटी प्रणाली 1882 से 1924 में, इसमें सरकार एवं निजी दोनों की पूंजी लगी हुई थी। यानी कि ये तो सिर्फ समझाने के लिए था, PPP मॉडल पे ही ये आज के टाइम से कुछ मिलता जुलता है। दूसरा, इसमें निजी कंपनियों को 3.5 से 4% ब्याज दर की वार्षिक ब्याज दर की गारंटी दी जाती थी। तो ये कुछ था, ये यानी कि पुरानी गारंटी प्रणाली से बिल्कुल हुबहू मिलता जुलता था ये सारा। तो इस प्रकार से भारत में रेलवे का विकास हुआ। अब अगर मैं और चीज़ों के साथ कंपैरिजन करूं तो मतलब अदर फैक्ट्स के ऊपर हम बात कर लेते हैं। अदर फैक्ट्स में क्या है कि सबसे ज़्यादा निवेश रेलवे में ही किया गया अन्य क्षेत्रों के कंपैरिजन में। देखिए, एकवर्थ कमेटी, एक और चीज़ है एकवर्थ कमेटी। एकवर्थ कमेटी क्या है? 1924 में इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पर भारत में रेलवे का बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया था। ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। अब तक ये जो चीज़ें मैंने करवाई है ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अब कुछ यूजीसी नेट स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स आती हैं, वो यूजीसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको हम देख लेते हैं। वो भी रेलवे से रिलेटिवली है। तो इस प्रकार से हमारा फिर रेलवे का जो टॉपिक है इसमें वो समाप्त हो जाएगा। मार्क्स, रेलवे व्यवस्था आधुनिक उद्योगों के विकास का अग्रदूत बनेगा। ये स्टेटमेंट ये थी, यानी कि रेलवे व्यवस्था को उन्होंने आधुनिक मॉडर्न इंडस्ट्री के लिए एक तरीके से देखा जाए तो मार्ग प्रशस्त करेगा, ये बताएगा। हालांकि ये जो स्टेटमेंट है ये मार्क्स की एक बड़ी कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, क्योंकि मार्क्स की स्टेटमेंट ब्रिटिश से मिलती जुलती नहीं है। ब्रिटिश साम्राज्य को लेकर हमेशा उन्होंने आलोचना की है, लेकिन ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं आलोचना के बजाय उनके समर्थन में दिखाई देती है। दूसरी चीज़, बाल गंगाधर तिलक ने, उन्होंने स्पष्ट तौर पे ब्रिटिश की रेलवे में उपयोगिता को नकार दिया था। तो उन्होंने इसका कंपैरिजन कहा क्या था? ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, यह दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है। तो ये चीज़ इन्होंने कही है। GS अय्यर है, उन्होंने रेलवे के विकास को बहुमुखी रोगों के समान बताया है। सहचर पत्रिका भारत में रेलवे का विकास एक हथकड़ी है। तो इस प्रकार से ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, ये था आपका रेलवे का टॉपिक। ये स्टेटमेंट्स कई बार यूजीसी नेट में पूछ ली जाती हैं, तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी कि धन का निष्कासन सिद्धांत। ये था क्या, किसने दिया था, और क्या वास्तव में अंग्रेजों ने कोई पूंजी निवेश की थी या नहीं की थी। उसके अलावा हम देखेंगे कि इससे नुकसान क्या हुए, मतलब है कि किस प्रकार से इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया। ये सारी चीज़ें अब हम धन के निष्कासन सिद्धांत में देखेंगे। धन का निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ, इसमें हमने पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ हम इसका अर्थ देखेंगे कि इसका अर्थ होता क्या है। दूसरी चीज़, इसका विकास देखेंगे।
इसके अलावा निष्कासन के स्वरूप पर विमर्श। इसमें हमें दो चीजें देखनी कि राष्ट्रवादी चिंतन क्या कहता है। ये टॉपिक यूपीएससी के लिए और खासकर पीसीएस के लिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द सब्जेक्ट एज वेल एज द जनरल स्टडीज। तो ये ध्यान रखना, राष्ट्रवादी चिंतन, इसके ऊपर बात करेंगे। एक चीज प्रभाव, तो ये सारी चीजें हमने पढ़नी है कि धन के निष्कासन का हम अर्थ देखेंगे, क्या विकास हुआ, किस तरीके से इसकी डेवलपमेंट हुई, निष्कासन के स्वरूप की बात करेंगे, राष्ट्रवादी चिंतन क्या है वो, विदेशी मत है वो, उसके अलावा प्रभाव, इन सब चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। तो सबसे पहले हम धन के निष्कासन के सिद्धांत पर अर्थ देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है। देखिए, धन के निष्कासन का अर्थ भारतीय संदर्भ में देखेंगे तो इसका अर्थ होता है कि भारत द्वारा भेजा गया वह धन, ब्रिटिश को वह धन जिसके बदले भारत को कुछ भी नहीं मिला, इसे धन का निष्कासन कहा जाता है। यानी कि ये एक तरफा धन का हस्तांतरण था, एक तरफा हस्तांतरण था धन का, उसके बदले भारत को कुछ नहीं मिला। एक्चुअली में अगर इसको और ज़्यादा इलेबरेट वे से अगर हम बात करें तो भारत द्वारा भेजा गया वह धन, ब्रिटेन को वह धन जिसके द्वारा ब्रिटेन ने अपने आप को संपन्न बनाया, और इसके बदले में भारत के संसाधनों एवं जो ये धन था उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भारत में निर्धनता ही बढ़ी है और कुछ नहीं बढ़ा। यानी कि एक तरफा जो भारत के संसाधन थे और जो धन था उसकी निरंतर लूट की गई है, एक तरफा हस्तांतरण हुआ है, और जिसके बदले भारत में मिला का है। ये सारी चीज़ें हुई क्यों? क्योंकि भारत में जो ये निर्धनता हुई है, भारत में जो निर्धनता बढ़ी, उसकी कीमत पर ही ब्रिटेन को सुविधा संपन्न बनाया गया। और इसके पीछे क्या कारण रहा है? इसके पीछे कारण रहा है कि ब्रिटेन ने भारत के संसाधनों एवं धन की एक तरफा हस्तांतरण किया है या निरंतर लूट की है। इस वजह से भारत ने ब्रिटेन सुविधा संपन्न बनाया, इस कीमत पर ब्रिटेन को सुविधा संपन्न बनाया गया। तो यही सारा धन के निष्कासन का अर्थ होता है कि भारत के द्वारा भेजा गया वह धन जिसके द्वारा ब्रिटेन को कुछ भी नहीं मिला। तो ये आपको यहाँ लिखना है, बिल्कुल स्पेसिफिकली यही लाइन लिखनी है। तो इसको मैं लिख के दिखा देता हूँ, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। ये आप अपनी कॉपी में भी नोट करें ताकि आपकी जो राइटिंग है वो इम्प्रेसिव राइटिंग हो। यानी कि क्योंकि जो चेकर है वो अक्सर जो बुक की चीज़ें हैं उसको पढ़ना पसंद करता है, ये नहीं कि आपने अपने हिसाब से कुछ भी बना दिया और आप लिख देंगे। तो मैंने पहले भी बताया कि हिस्ट्री की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि हिस्ट्री में आप पूरे नंबर ले सकते हो। क्यों नंबर पूरे ले सकते हो? क्योंकि यहाँ पर आपको मतलब याद है तो एज इट इज़ आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो नंबर भी आपको एज इट इज़ ही मिलेंगे। तो देखिए, अब हम बात करते हैं इसके ऊपर। भारत द्वारा ब्रिटेन को भेजा गया वह धन जिसके बदले भारत को कुछ भी नहीं मिला, ये धन का निष्कासन है। भारत में वास्तविकता में भारत में बढ़ती हुई निर्धनता की कीमत पर ब्रिटेन द्वारा अपने आप को संपन्न बनाने के लिए भारत के संसाधनों एवं धन की निरंतर लूट या एक तरफा हस्तांतरण तथा उसके बदले भारत को कुछ नहीं मिलने की प्रक्रिया को ही धन का निष्कासन कहा गया है। तो ये बिल्कुल एज इट इज़ आपको प्रेजेंट करना है, तो तभी आपके जो नंबर हैं वो मिलेंगे पूरे। उसके बाद बात करते हैं विकास। धन के निष्कासन के सिद्धांत की डेवलपमेंट कहाँ हुई? 1757 में अंग्रेजों द्वारा प्लासी की लड़ाई से ये मतलब प्रक्रिया शुरू होती है। उसके बाद विभिन्न विजय अभियानों तथा साम्राज्य विस्तार से ये प्रक्रिया और ज़्यादा व्यापक होती है। यानी कि 1757 में प्लासी की लड़ाई जीते हैं, उसके बाद उन्होंने मैसूर को जीता, उसके बाद पंजाब को जीता, मराठों को हराया। तो जितना ज़्यादा हराया उतना ज़्यादा ये जो प्रोसेस है इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आपको देखने को मिलती है। तो 1757 की लड़ाई से ही प्रक्रिया शुरू हो जाती है और बहुत सारे बाद में विभिन्न विजय तथा साम्राज्य विस्तार अभियानों से ये प्रक्रिया और ज़्यादा व्यापक होती है। तो ये इसकी डेवलपमेंट है। तो 1757 में प्लासी के विजय के पश्चात यह प्रक्रिया शुरू होती है तथा विभिन्न विजयों तथा साम्राज्य विस्तार से यह प्रक्रिया और अधिक व्यापक हो जाती है। तो ये इस प्रकार से इसकी डेवलपमेंट है। अब बात करते हैं कि धन के निष्कासन में निवेश क्या किया गया था। देखिए, निवेश का जो जनरल अर्थ होता है, सामान्य अर्थ होता है, वो ये होता है कि कुछ पूंजी लगाना। लेकिन
भारत में अंग्रेजों द्वारा कुछ पूंजी लगाई नहीं गई, यानी कि पूंजी के बदले विकास, ये निवेश होता है, ठीक है। लेकिन भारत में अंग्रेजों ने इसे इस तरीके से नहीं किया। वास्तविकता तो ये थी कि भारत द्वारा जो एकत्रित राजस्व होता था उससे ही भारतीय वस्तुओं की खरीदारी करना, इसे ही इन्होंने निवेश कहा। हालांकि अंग्रेज मानते थे कि हमने भारत में धन का निवेश किया, परंतु वास्तविकता कुछ और थी। तो ये निवेश का अर्थ है। इसका तात्पर्य अंग्रेजों द्वारा पूंजी लगाना नहीं था, बल्कि भारत द्वारा एकत्रित राजस्व से भारतीय वस्तुओं की खरीदारी करना होता था। हालांकि अंग्रेजों ने इसे निवेश ही कहा, इसी को ही, इस प्रोसेस को निवेश कहा। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये निवेश होती थी। अब बात करते हैं, देखिए, धन के निष्कासन प्रणाली के परिणाम स्वरूप भारत में दो विचारधाराएं उभरती है। एक राष्ट्रवादी चिंतन की मतलब राष्ट्रवादी चिंतन विचारधारा का जन्म होता है, ठीक है। ये जो जन्म होता है ये भारत में इसी की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप है, धन के निष्कासन प्रणाली से। यानी लोगों को एहसास हुआ, जो विभिन्न विद्वान थे उनको एहसास हुआ कि लोग, जो अंग्रेज हैं वो आपका भला करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि ये अंग्रेजी जो नीतियां हैं वो दमनकारी नीतियां, और ये सिर्फ भारतीयों को नुकसान ही पहुंचा रही है और भारतीय अर्थव्यवस्था को बुरी तरीके से चोटिल कर रही है। तो इसलिए यहीं से ये प्रक्रिया शुरू होती है। राष्ट्रवादी चिंतन का जो उभार होता है, राष्ट्रवादी चिंतन विचारधारा का जो जन्म होता है वो धन की निष्कासन प्रणाली के परिणाम स्वरूप ही होता है। इस पर सबसे पहले विचार विमर्श किया जाता है। राष्ट्रवादी चिंतन, धन के निष्कासन की प्रक्रिया के विमर्श के साथ ही भारत में राष्ट्रवादी आर्थिक चिंतन का प्रारंभ होता है। तो ये सारी चीज़ मैंने अभी डिस्कस की है, तो ये सारी चीज़ थी। अब बात करते हैं धन के निष्कासन की क्या पृष्ठभूमि रही है। सबसे पहले धन का निष्कासन सिद्धांत किसने दिया और फिर उसमें क्या डेवलपमेंट देखने को मिली, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं, पृष्ठभूमि देखते हैं। तो पृष्ठभूमि क्या है? सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपना एक लेख लिखा था, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। इसमें उन्होंने धन के निष्कासन की सबसे पहले चर्चा की, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जहां पर इन्होंने डिटेल्ड वे से धन के निष्कासन सिद्धांत को बताया, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जाम में, बेशक वो छोटा हो, बड़ा हो या मोटा हो, कोई एग्जाम हो, ठीक है, सब एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जीएस में, कि सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ही थे जिन्होंने सांख्यिकी के आधार पर प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया, तथा 1868 में जीन्स के अनुसार 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये वार्षिक की थी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले सिद्धांत दिया था। अभी इसी क्रम में इसको और आगे हम विस्तृत रूप से देखते हैं और इसके ऊपर चर्चा करते हैं। इसके बाद आरसी दत्त ने द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया को में धन के निष्कासन सिद्धांत की चर्चा की। उसके बाद आ जाता है समिति एवं संस्थाओं के संदर्भ में धन के निष्कासन का सिद्धांत। 1895 में वेलवी आयोग, फिर से मैं लिख देता हूँ, वेलवी आयोग के समक्ष दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन सिद्धांत को रखा, ठीक है। 1896 में कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन में धन के निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार किया। उसके बाद है 1897 में ही भारत के खर्च पर बनी रॉयल समिति के समक्ष गोपाल कृष्ण गोखले ने गवाही दी, यानी कि धन के निष्कासन सिद्धांत को उन्होंने बताया होगा, ठीक है। और इसी कारण से गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता भी कहा गया। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एसएससी में पूछा जाता है, ठीक है जी। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में धन के निष्कासन सिद्धांत को रखा। तो इस प्रकार से ये पूरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जिससे हमें ये पता लगता है कि किस प्रकार से ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट चलती हैं। अब आगे हम देखते हैं कि धन के निष्कासन सिद्धांत पर के प्रमुख मत कि कहाँ कहाँ धन का प्रयोग किया गया था। इसी क्रम में हम देखेंगे कि इंग्लैंड में भारत के द्वारा भेजे गए धन मतलब कहाँ कहाँ खर्च करता था, किन मदों पर खर्च किया जाता था, कहाँ पर इस चीज़ को खर्च किया जाता था, ये सारी चीज़ें अब हम देखेंगे। धन के निष्कासन के प्रमुख मद। इंग्लैंड में भारत के द्वारा भेजा गया धन, यानी कि इंग्लैंड में किस किस रूप में भारत से धन भेजा गया था, तो इसमें बहुत सारे मत थे। तो इसी क्रमांक में जो सबसे पहला है वो भारत सरकार द्वारा ब्रिटिश स्थित अधिकारियों के वेतन व अन्य भत्ते, इस रूप में भारत से धन भेजा गया। दूसरा, भारत में रह रहे अधिकारियों के वेतन व अन्य आय जो ऑटोमेटिकली ब्रिटेन में ही जाती थी। अब मान लीजिए
हरियाणा में बिहार का कोई आदमी कमा रहा है तो वो धन कहाँ भेजेगा, वो बिहार में भेजेगा। तो यही चीज़ अंग्रेजों के साथ थी कि अंग्रेज अपना धन कहाँ पर भेज रहे थे, किसी भी रूप में, किसी भी वे में वो अपना धन इंग्लैंड में भेजते थे। और ये धन कहाँ कमाया जाता था, भारत में कमाया जाता था। तो भारत में रह रहे अधिकारियों के वेतन एवं अन्य आय जो इंग्लैंड भेजी जाती है। ब्रिटिश अधिकारियों की पेंशन, कंपनी के शेयर धारकों को दिया जाने वाला लाभांश इस रूप में भी भारत से भेजा जाता था। सार्वजनिक ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज ये भी भारत से ही दिया जाता था। इसके अलावा भारतीय व्यापार एवं उद्योग में निजी पूंजी निवेश से प्राप्त आय जो लाभ के रूप में ब्रिटेन भेजी जाती थी। भारत के बाहर भेजे जाने वाले सैन्य अभियानों का जो भार था वो भी भारत पर ही पड़ता था। इस प्रकार से देखा जाए तो लगभग सारी जितनी भी चीज़ें थी वो सारी की सारी भारत से ही भेजी जाती थी, यानी कि पूरी तरीके से भारत का शोषण किया जा रहा था। धन के निष्कासन सिद्धांत में ने इस बात को बहुत अच्छी तरीके से इसे एक्सप्लेन किया है। अब बात करते हैं, ये तो जो मत था ये राष्ट्रवादी चिंतकों का मत था, हमने उसको पढ़ा। अब विदेशी मत के अनुसार धन का निष्कासन सिद्धांत था भी या इसने भारत को नुकसान पहुंचाया या फायदा पहुंचाया, इसके बारे में हम जानते हैं। विदेशी मत, इसके अनुसार ये जो धन था तो विदेशियों का अपना मत था। उनके अनुसार तो जो धन के निष्कासन प्रक्रिया है इसने भारत को लाभ ही पहुंचाया तथा मॉडर्नाइजेशन में इसने एक महत्वपूर्ण योगदान किया है, यानी कि भारत को आधुनिक बनाने में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। वो योगदान किस प्रकार से उसको हम समझते हैं। देखिए विदेशी मत, इसके अनुसार यह धन ब्रिटेन से आई पूंजी एवं कार्मिकों की सेवाओं के भुगतान का सूचक है। सबसे महत्वपूर्ण चीज तो ये है। दूसरा, ब्रिटिश पूंजी पर दिए गए ब्याज से भारत का विकास हुआ। दूसरी चीज ये है। तीसरी चीज, गृह प्रभारों या होम चार्जेस के बदले भारत को योग्य अधिकारी मिले और बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा मिली। तो इस तरीके से इन्होंने अपने पक्ष में कुछ तर्क दिए हैं जिसके अनुसार धन निष्कासन प्रक्रिया ने भारत को कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाया। पर वास्तविकता यह है कि अगर ओवरऑल इसका निष्कर्ष देखा जाए तो इसका निष्कर्ष यही कहा जाएगा कि कुल मिलाकर इस धन निष्कासन प्रक्रिया ने भारत को नुकसान ही पहुंचाया और इसकी निर्धनता में बढ़ोतरी ही की है। तो ये इसका निष्कर्ष है। धन निष्कासन प्रक्रिया ने भारत को नुकसान पहुंचाया था, इससे निर्धनता में भारत की जो निर्धनता है वो बढ़ी है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये भारत के लिए नुकसान दे रही है, धन के निष्कासन। तो ये था धन का निष्कासन सिद्धांत। अब जो बात हम करेंगे उसमें हम बात करेंगे कि यूजीसी स्पेसिफिक है। मैंने बताया कि कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जो यूजीसी पर्टिकुलरली पूछता है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं कि किस प्रकार से ये स्टेटमेंट पूछी जाती है। तो वैसे देखा जाए जनरली तौर पे ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। यूजीसी स्पेसिफिक कुछ चीज़ें और मैं बता देता हूँ जो स्टेटमेंट्स हैं। विभिन्न मत हैं। दादा भाई नौरोजी ने इसने क्या कहा था, ये समस्त बुराइयों की जड़ है तथा अनिष्टों का अनिष्ट है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इन्होंने धन के निष्कासन के सिद्धांत में दिया। दूसरी चीज, क्यों कहा इन्होंने ऐसा, क्योंकि इनका मानना था कि उस समय पे जो कुल भारतीय धन है उसका 1/4 तो भारत से बाहर भेजा जाता था और ये किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ा धन होता है कि जिसका 1/4 भाग भारत से बाहर भेज दिया गया। ठीक है, तो इस कारण से भारत में गरीबी बढ़ी। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है। दूसरी चीज, मार्क्स, इसने इस प्रक्रिया को ब्लीडिंग प्रोसेस कहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार नेट में पूछा भी गया है। तो इसे ब्लीडिंग प्रोसेस कहा गया। मार्क्स के अनुसार ही भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति इन्होंने ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी को बहुत ज़्यादा घृणित बताया। जिन्होंने बताया कि ये भारतीयों के लिए या भारत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इसके अलावा जॉन सर्वलिन मद्रास के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष थे। इन्होंने धन निष्कासन प्रणाली को कहा कि ये एक स्पंज की तरह काम करती है। ये स्पंज की तरह कैसे काम करती है मैं इसको समझा भी रहा हूँ और फिर एक पूरी लाइन बोल दूंगा क्योंकि थोड़ा हो सकता है आपको क्लियरली ना दिखे। स्पंज की तरह ये काम ऐसे करती है कि ये गंगा, और इस टाइप की जो सीधा स्टेटमेंट है ये मेंस में पूछी जाती है सब्जेक्ट में। ठीक है, और आपको वो चीज़ें लिखनी होती, समझनी होती। डायरेक्ट कभी क्वेश्चन नहीं आता है, इनडायरेक्टली क्वेश्चन आता है यूपीएससी में। ठीक है, तो ये स्पंज की तरह काम करते हैं। स्पंज की तरह कैसे काम करते हैं कि ये गंगा नदी से अच्छी चीज़ों को सोख लेती है और टेम्स नदी यानी कि इंग्लैंड में जाकर निचोड़ देती है। यानी गंगा नदी भारत को शो करता है और टेम्स नदी इंग्लैंड को। तो ये अच्छी चीज़ों को निचोड़ कर मतलब सुखा लेती है
और टेम्स में निचोड़ देती है, यानी कि वहाँ पर इसको पहुँचा देती है। तो ये कहीं ना कहीं धन के निष्कासन सिद्धांत के बारे में ये स्टेटमेंट जॉन सुल्लिवान की थी, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार से ये सारी स्टेटमेंट है जिनके बारे में यूजीसी नेट में अक्सर पूछा जाता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चंस की फॉर्म में पूछा जाता है। ठीक है जी, तो ये था धन का निष्कासन सिद्धांत। अब इस क्रम में हम सबसे लास्ट टॉपिक करेंगे अकाल। अकाल के बारे में अर्थ, कारण, विभिन्न अकाल जो उस समय भारत में आज़ादी से पहले कौन कौन से प्रमुख अकाल पड़े थे, उसके अलावा समिति तथा आयोग, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि किस प्रकार से क्या चीज़ें थी। इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो अकाल, देखिए अकाल का अर्थ क्या है। देखिए ब्रिटिश औद्योगिक नीतियों के कारण क्या होता है कि ग्रामीण जो ऋणग्रस्त है वो बढ़ती है, ये बात हमें पता भी है। दूसरी चीज़, इसी की ये जो सशक्त अभिव्यक्ति वो भारत में समय समय पर पड़े विभिन्न अकालों में हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो ये अकाल के लिए ये है। अच्छा, दूसरा, इस अकाल के लिए कोई एक तत्कालिक घटना नहीं थी या कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, ये एक दीर्घकालिक जो ब्रिटिशर्स ने नीतियां अडॉप्ट की उसी की वजह से नीतियां, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि कृषि के लिए बहुत सारी कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया, तो ये भी अकाल के लिए एक नीति थी जो उत्तरदायी थी। ठीक है, मतलब अनाज की फसलें उगाई नहीं और कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कर दिया, ज़्यादातर नील और अफीम पे जोर दिया गया, तो ये भी कुछ ऐसी नीतियां थी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अकाल के लिए कोई तात्कालिक या दीर्घकालिक, ये तात्कालिक या आकस्मिक घटना नहीं होकर एक दीर्घकालिक क्रिया का परिणाम है, तथा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये दीर्घकालिक प्रक्रिया क्यों है, क्योंकि इसके लिए ब्रिटिश नीतियां उत्तरदायी हैं। तो इसे हम अकाल की डेफिनेशन कहेंगे। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, हमें ये एज इट इज़ मतलब पेपर में लिखनी चाहिए, क्योंकि अगर मेंस में आती है तो नंबर तभी आपको अच्छे मिलेंगे जब एक इम्प्रेसिव राइटिंग होगी, और उसके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें आपको रटनी भी पड़ेंगी, और मतलब चीज़ें अगर दिमाग में है तो आप एज इट इज़ आप उनको प्रेजेंट करेंगे तभी आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो अकाल का अर्थ, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति के कारण ग्रामीण ऋणग्रस्तता बढ़ी, इसकी सशक्त अभिव्यक्ति भारत में समय समय पर पड़े विभिन्न अकालों में दिखाई देती है। यह कोई तात्कालिक या आकस्मिक घटना नहीं है, मैंने अभी बताया, बल्कि एक दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम है जिसके लिए ब्रिटिश नीतियाँ उत्तरदायी थी। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमने देखी कि ब्रिटिश के समय में किस प्रकार से ये था। अब हम बात करते हैं कि कारण, कि किस प्रकार से क्या कारण था जिसके कारण ये अकाल पड़े। कारणों की अगर मैं बात करूँ तो कुछ अर्थ में ही हमें इसके कारण भी नज़र आते हैं। तो सीधी सी बात है, जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वो है मानव जनित कारण थे। इसके लिए कोई मतलब कि प्राकृतिक कारण नहीं थे। प्राकृतिक कारण तो हो सकता है थोड़े बहुत हों या नेग्लिजिबल ही थे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कारण जो उत्तरदायी था अकाल के लिए वो मानव जनित कारण थे। और इसी के कारण अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, जैसे कृषि, व्यापार व वाणिज्य हैं, उन पे आपको मतलब बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। और इन सब चीज़ों के लिए कौन उत्तरदायी था? अंग्रेजी नीतियाँ उत्तरदायी थी। तो यही एक कारण है। तो कारणों के स्तर पर तो यही चीज़ मैंने लिखी है कि कारणों के स्तर पर अकाल के लिए मानव जनित कारण उत्तरदायी थे। एक चीज़ तो ये, और इसी कारण अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कृषि, व्यापार व वाणिज्य में अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई विकृत नीतियां इसके लिए उत्तरदायी थी। तो ये सारी चीज़ें अकाल के लिए उत्तरदायी थी, यानी कि मोटे तौर पे मानव जनित कारण उत्तरदायी थे। अब हम बात करते हैं विभिन्न अकाल की। भारत में प्रमुख विभिन्न अकाल कौन कौन से पड़ते हैं? 1769-70 में ब्रिटिश शासन का पहला अकाल पड़ता है, बंगाल में पड़ता है। ये एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अकाल था तथा इसी अकाल के परिणाम स्वरूप सन्यासी विद्रोह होता है। ठीक है, वहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया जाता है जिसमें प्रमुख मतलब साधु संत भी इन्वॉल्व होते हैं, तो इसीलिए इसको सन्यासी विद्रोह कहा जाता है। और इसी विद्रोह में अंग्रेजों के गोदामों और तथा कोषों को काफ़ी मात्रा में लूटा भी जाता है। और इसी सन्यासी विद्रोह की जो चर्चा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने सबसे प्रमुख उपन्यास आनंद मठ में करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन एसएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एसएससी हो, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, इनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सन्यासी विद्रोह की चर्चा कहाँ पर करती है। तो सन्यासी विद्रोह की चर्चा बंकिम चंद्र ने अपने उपन्यास आनंद मठ में की है। दूसरी चीज़, सन्यासी विद्रोह कब होता है? 1770 में होता है। किससे संबंधित है? बंगाल से संबंधित है। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में जो दूसरा अकाल है 1876 से 78 के बीच में, ये सबसे
ये सबसे बड़ा विनाशकारी अकाल होता है, सबसे भयंकर अकाल होता है, भारत का सबसे बड़ा अकाल या भयंकर अकाल होता है। एक चीज। दूसरी चीज, 1876 से 78 के बीच में पड़ता है, भारत का सबसे बड़ा विनाशकारी अकाल माना जाता है इसको, ठीक है, क्योंकि और इसका जो प्रभाव क्षेत्र होता है वो कोई एक क्षेत्र नहीं होता, संपूर्ण भारत होता है, संपूर्ण भारत इसका प्रभाव क्षेत्र होता है। एक चीज। जो दूसरी चीज, 50 लाख से ज्यादा लोग, आज के दिन 50 लाख उस समय बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पॉपुलेशन लगभग 25-30 करोड़ रही होगी, तो 50 लाख लोग बहुत बड़ी बात थी, तो 50 लाख लोग इसमें मारे जाते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसी क्रम में जो तीसरा अकाल है, आजादी से पूर्व 1942-43 में, ये एक और अकाल था। इसका भी जो प्रभाव क्षेत्र है वो बंगाल रहता है, 30 लाख से अधिक लोग मारे गए। हालांकि जो सबसे बड़ा विनाशकारी अकाल भारत में माना जाता है वो 1876 से 78 का माना जाता है। दूसरी चीज, इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, हालांकि सभी अकालों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है मानव जनित कारण ही उत्तरदायी थे, तो इसके लिए अनाज की कमी उत्तरदायी थी। दूसरी चीज, अमर्त्य सेन का जो सिद्धांत है वो 1942-43 के अकाल पर ही आधारित है। तो ये सारी चीजें थी जिसके कारण भारत में विभिन्न अकाल पड़ते हैं। अब जो सबसे लास्ट टॉपिक रहता है अकाल में वो है हमारी समिति व आयोग, कि किस समय पर ये आयोग बनाए गए, उस समय पे गवर्नर जनरल कौन था, क्या उनकी अनुशंसा या सिफारिशें थी। देखिए ये समिति और वो है, सबसे पहली चीज है 1860-61 में कर्नल बेयर्ड समिति, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, 1856 से 62 तक का इनका समय पीरियड रहा है। तो इन्होंने कोई खास सिफारिश नहीं दी थी, कोई निश्चित सुझाव इन्होंने नहीं दिया था कि जो अकाल से रिलेटिवली थे, जनरल सुझाव दिए होंगे। उसके अलावा 1866 में कैम्पबेल समिति, पहली व्यवस्थित समिति इसे कहा जाता है, लॉर्ड लॉरेंस के समय पे बनाई गई थी, 1864 से 68 का इसका समय था, ठीक है। भारत केवल स्वयंसेवी, इन्होंने ये कहा था कि अकाल में जो राहत कार्य है वो केवल स्वयंसेवी संस्थाओं के भरोसे ही नहीं छोड़ने चाहिए, बल्कि इसमें सरकार की भी भागीदारी होनी चाहिए, सरकार को भी सक्रिय रूप से इसमें भागीदार होना चाहिए। तो ये सुझाव इनका दिया हुआ है। उसके बाद है 1880 में स्ट्रेची आयोग, ये पहला व्यवस्थित आयोग था। अगर आयोग पूछ लिया जाता है तो पहला व्यवस्थित आयोग स्ट्रेची आयोग था। अगर कैम्पबेल समिति पूछ ली जाती है तो सबसे पहली समिति थी व्यवस्थित समिति कैम्पबेल समिति। तो स्ट्रेची आयोग पहला व्यवस्थित आयोग था। लॉर्ड लिटन 1876 से 80 तक के बीच में इन्होंने पहली बार अकाल संहिता के निर्माण के लिए बात की। दूसरा, अकाल कोष के लिए प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपए देने की बात इन्होंने कही। तो ये चीज है 1880 में। उसके अलावा लॉयल आयोग, एलिंगटन द्वितीय इसके समय में थे, 94 से 99, इन्होंने भी कोई निश्चित सुझाव नहीं दे पाए, तो इसीलिए इनका भी कोई विशेष इन्होंने सुझाव नहीं दिया था, तो इसलिए कोई ज़्यादा वो नहीं है। 1900 में मैकडोनाल्ड आयोग बनता है लॉर्ड कर्जन के समय पे, 1999 से 5, ठीक है। और अकाल आयुक्त की इन्होंने बात की थी कि अकाल के लिए अकाल आयुक्त बनाया जाए। तो ये था सारा टॉपिक। तो इस प्रकार से हमने जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है और प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है और विभिन्न एग्जाम्स में है, कि ब्रिटिश का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से देखा है। देखिए मैं इस चीज़ की अश्योरिटी देता हूँ कि यूट्यूब पे इससे बेहतरीन चीज़ नहीं मिल पाएगी आपको, मतलब ये सबसे बेहतरीन चीज़ों में से है। मैंने खुद यूट्यूब पे देखा है। हम ये देखते हैं कि हमें अपना स्टैंडर्ड इससे ऊपर रखना है, ठीक है। तो ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसका फ़ायदा उठाएंगे। और फिर वही लास्ट में अपनी एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, कि लाइक कमेंट शेयर, कम से कम 4 एजुकेशनल ग्रुप्स में आप लाइक कमेंट शेयर करें। दूसरा, कोई भी मित्र हो जो इस प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उसे बताएं, उसके मोबाइल से आप उसे सब्सक्राइब करवाएं, उसे प्रेरित करें, मोटिवेट करें। देखिए मैंने फिर बताया कि ये डिजिटल इंडिया में एक छोटा सा हमारा प्रयास है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये पूरा टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अब जो कल से हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मैंने कहा कि हालांकि काफ़ी दिन हो गए, एंशिएंट हिस्ट्री हमने स्टार्ट किया था, तो एंशिएंट हिस्ट्री को अब हम कंटिन्यू करेंगे। पॉलिटिकल, जो मौर्य पॉलिटिकल सिस्टम है, हम उसको करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूँ कि लाइक कमेंट शेयर करें। धन्यवाद।